हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2023 का जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर आया था इकोनॉमिक्स क्लास 12 का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अभी एग्जाम भी सामने है। तो वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ हम समझाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट को देख के ये ऑप्शन हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हमको चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है देखिए, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फिजिकल कैपिटल में एडिशन होना और इन्वेंट्री में चेंजेस होना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, at equilibrium level of income, ex post investment and ex post savings are always equal। यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, तो ये इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इस हिसाब से आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बीओपी से है। एन इंडियन company receives a loan from a company located abroad. This transaction would be recorded on the dash side of the dash account in India's balance of payment। तो एक इंडियन कंपनी लोन रिसीव करता है फॉरेन कंपनी से, जो फॉरेन में लोकेटेड है, वहां से लोन रिसीव हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग कौन सा साइड में और कहाँ कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो दो साइड होगा, दो साइड बीओपी में होता है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। तो लोन रिसीव हुआ है यानी कि क्रेडिट, इसमें हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट तो नहीं रहेगा, क्रेडिट यहाँ में रहेगा। और जो लोन है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, लोन कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो क्रेडिट और कैपिटल, क्रेडिट और कैपिटल यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मनी एंड बैंकिंग से है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन बिड टुडे। तो सेल और परचेस इसमें रहेगा, इधर सेल और परचेस। तो रिजर्व सेल और परचेस, यह में मनी सप्लाई का बात है, तो इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल करेगा तो पैसा रिसीव होगा आरबीआई को, यानी कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें अगर सेल आ जाता है तो इसमें डिक्रीज, सेल और डिक्रीज, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बीओपी से है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ही रहता है अकाउंटिंग सेंस में, ये ठीक है, सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करता है। तो ये सही जवाब नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से है। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स 1 एंड 2। तो हमको यहाँ में और यहाँ में भराना है।
तो देखिए हाउस होल्ड और फार्म, फार्म को हाउस होल्ड से फार्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया और फार्म से हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज गया। ठीक है, फार्म जो हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर इनकम देगा, फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड जो फार्म को क्या देगा, एक्सपेंडिचर। तो किस टाइप का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन 1 में होगा फैक्टर, ऑप्शन 2 में होगा कंजम्पशन, यानी कि फैक्टर और कंजम्पशन आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही जवाब। तो इसका 2 पार्ट है, 5 का ए और बी। बी में क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, इंटरेस्ट, रेन, प्रॉफिट। तो देखिए रेन, इंटरेस्ट, रेन और प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेन और प्रॉफिट, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, इंटरेस्ट, रेन और प्रॉफिट। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये तो अलग हो जाएगा। तो ये सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, इफ द मार्जिन ऑफ एमपीएस इज 0.5, एमपीएस दिया हुआ है, मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लायर यानी कि के का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस दिया हुआ तो 1/एमपीएस फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1/एमपीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5। तो 1/0.5 यानी कि 10 को अगर 5 से डिवाइड कर देता तो 2, ऑप्शन बी। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी बी में क्या है, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ओकर्स बाय 3000 करोड़ एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय ₹1200 करोड़, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये भी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, के का वैल्यू निकालना है। तो नेशनल इनकम दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है वो दिया हुआ है। तो के इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, 3000 बाय 1200, ये हो जाएगा 20 कैंसिल आउट होने से 2 6 2 12 6 5/2 यानी कि 2.5। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट जो हम लोग चेक से ड्रॉ कर सकते हैं। तो करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, ये तो नहीं होगा। अदर डिपॉजिट विद गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट तो हो सकता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट तो नहीं होगा। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट में आता है, लेकिन इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट भी साथ में दिया हुआ है ना। तो यानी कि कोई भी ऑप्शन तो सही नहीं है। फिर भी अगर क्लोज ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये सी और डी दोनों ही हो सकता है। हाँ, तो सीबीएसई अगर ये करेगा तो दोनों ऑप्शन में आपको मार्क मिल सकता है। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है ना फाइनल जाके, तो सी और डी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी may lead to rise in export। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि हमको रुपया का वैल्यू अगर गिर जाता है तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, सही है ये। ड्यू टू, स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल रुपी परचेजिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर में इंक्रीज। तो जैसे ही हम लोग का रुपया का वैल्यू गिर जाएगा तो जो यूएस डॉलर है उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। तो ये भी सही जवाब है। तो बोथ स्टेटमेंट 1
and 2 is true. Option C. Next question. Identify which one of the following is an intangible item in BOP. Intangible यानी कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सर्विसेज ये सब में आता है। तो देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स तो नहीं होगा, क्रूड ऑयल ये सब क्या है, गुड्स है। इंपोर्ट ऑफ कोल ये सब गुड्स है। ऑप्शन सी देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज टू, जितना भी सर्विसेज होता है वो इंटेंजिबल आइटम होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से इसको पढ़ना होता है। एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। एक्सेस डिमांड से आउटपुट नहीं बढ़ता है, तो ये करेक्ट है। एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉलिसी, तो ये भी सही है। फिर भी ये जो असर्शन है, इसमें जो रीजन लिखा हुआ है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो इसमें स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट इन ट्रू और ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी असर्शन रीजन। रिच पीपल हैव लोअर MPC एज कंपेयर टू पुअर पीपल। रिच पीपल का MPC लोअर ही होता है, क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि रिच पीपल का डिमांड ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है, तो उन लोग जो अपना इनकम में मैक्सिमम प्रोपोर्शन को वो लोग सेव करते हैं। रीजन आर क्या है, कंजम्पशन कर्व्स मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस एट पॉइंट ओवर द ओरिजिन, तो ये भी सही है। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन ए का करेक्ट रीजन नहीं है, तो स्टेटमेंट दोनों ही सही रहेगा लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है रीजन। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।